हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे स्पेशली यूपी पुलिस के लिए, और यूपी पुलिस ही नहीं, किसी का भी आप एग्ज़ाम देते हो, रात्रि 8 बजे आ जाइए। मैं बेहतरीन हिंदी के प्रश्न लेकर आता हूँ, सीधे सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले हिंदी के प्रश्न रात्रि 8 बजे। आज एक बार फिर से मैं शानदार 60 प्रश्न लेकर आया हूँ। जुड़ जाइए। जो लोग हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, चैनल पे आ जाइए और देखिए हिंदी का एनालिसिस। बहुत शानदार प्रश्न रात्रि 8 बजे हिंदी के ऑल चैप्टर सभी टॉपिक मिक्सअप प्रश्न करवाते हैं। आ जाइए आप हमारे साथ रात्रि 8 बजे जुड़ जाइए। चलिए सभी लोग आ जाइए रात्रि 8 बजे। ये टॉपिक वाइज हिंदी आपके लिए, किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस लेखपाल या जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, रात्रि 8 बजे वाली क्लास कर लीजिए और मेरी एक रात्रि 9 बजे वाली क्लास कर लीजिए। आपका काम हो जाएगा सर, आपका काम हो जाएगा। प्रश्न तो इन्हीं 2 क्लासों के अंतर्गत आएगा, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जुड़ जाइए कंप्लीट हिंदी की तैयारी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर, बेहतरीन 60 प्रश्नों का खेल। चलिए बताइए, मैं थोड़ी थिकनेस इसकी कम कर दूं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए बताइए जंगम का विलोम शब्द क्या है? बताइए। रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी कराता हूँ, सभी लोग जुड़ जाइए। हमने वहाँ 300 महत्वपूर्ण विलोम शब्द कराए हैं। जुड़ जाइए आप रात्रि 9 बजे, महत्वपूर्ण 300 विलोम शब्द। चलिए रात्रि 9 बजे 300 बेहतरीन विलोम शब्द। जंगम का विलोम क्या होगा? सर ऑप्शन 4 और दिख नहीं रही, ये हैं, अब ठीक है। सर जंगम का विलोम स्थावर होता है। क्या होता है? स्थावर। रात्रि 9 बजे 300 विलोम शब्द, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। कर लीजिए, संपूर्ण हिंदी रिवीजन मेरी क्लास चल रही है, रात्रि 9 बजे उस क्लास को देखिए। टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूँ रात्रि 9 बजे, और 8 बजे मिक्सअप, 8 बजे मिक्सअप हिंदी के प्रश्न। चलिए बताइए मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सर ये मैं और पर, सर ये मैं और पर कौन सा कारक है? ये अधिकरण कारक है। बहुत शानदार, ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। और अगला प्रश्न बताइए। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, पता है तो बताइए, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? जल्दी से बताइए। उत्कंठा कहें, इच्छा कहें, उत्कंठा कहें, इच्छा कहें, या लालसा कहें। लालसा ये उत्कंठा का पर्यायवाची है। ए उत्कंठा, इच्छा या लालसा। चलिए बढ़ जाइए। हमारा शानदार प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है, हिंदी के बेहतरीन प्रश्न हैं, 60 हिंदी के बेहतरीन प्रश्न मैं रात्रि 8 बजे बेहतरीन प्रश्नों का संकलन लेकर आता हूँ। जुड़ जाइए आप मेरे साथ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शासकीय भाषा है? 343 में भारत की शासकीय भाषा कौन है? राजभाषा। शासकीय भाषा का मतलब है राजभाषा, राजभाषा का मतलब है हिंदी, और हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी। यह बात अनुच्छेद 343 में लिखा है, 343 में लिखी है। चलिए और बढ़ जाइए।
थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए क्या आएगा। मितव्ययी मत करना, मितव्ययी मत करना, मिताहारी। मितव्ययी क्या होता है, जो थोड़ा खर्च करे, जो कम खर्च करे वह मितव्ययी है। जो कम खाए या जो नपा तोला खाए वह मिताहारी है। मिताहारी ऑप्शन सही होगा सी, मिताहारी। बहुत बढ़िया। और चलिए अगले प्रश्न पर। शानदार प्रश्न है, रोज की तरह रात्रि 8 बजे बेहतरीन प्रश्न है। चलिए, गोदान, गोदान द्वारा लिखित है। गोदान किसने लिखी है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, गोदान किसने लिखी है। सर गोदान किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। गोदान किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद। और चलिए अगला प्रश्न बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है कि चौथ का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। रात्रि 8 बजे मैं बेहतरीन मिक्सअप क्वेश्चन हिंदी के लेकर आता हूँ। किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, किसी का भी, जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है, अगर आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हो जहाँ कहीं भी हिंदी आती है तो रात्रि 8 बजे वाली क्लास करिए। भरोसा रखिए, मैं हिंदी के प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। 8 बजे वाली कर लिए और 9 बजे वाली जो मेरी सीरीज चल रही है संपूर्ण हिंदी का रिवीजन टॉपिक वाइज हिंदी, वो कर लीजिए। हिंदी का प्रश्न गलत नहीं होगा। चौथ का चांद होना, इसका अर्थ है किसी के लिए शुभ होना। चौथ का चांद होना मतलब किसी के लिए शुभ होना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए अगले प्रश्न पर। तेज गर्मी में चलने के कारण खाली स्थान हो गया। तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया, क्या हो गया, मृत हो गया नहीं, निर्जीव हो गया नहीं। अब निश्चेतन और अचेतन में कंफ्यूज हो आप। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह कैसा हो गया, वह अचेतन हो गया। यहाँ खाली स्थान में अचेतन भरा जाएगा और अचेतन का मतलब होता है बेहोश। वह बेहोश हो गया मतलब अचेतन हो गया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बताइए, बताइए, बेहतरीन प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ जाइए। बहुत शानदार तरीके से एक बार आ जाइए। आपको यदि एग्ज़ाम क्लियर करना है, सर एग्ज़ाम में हिंदी में पूरे नंबर चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। भरोसा रखिए, प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। अव्यय के भेद होते हैं सर, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं अव्यय के 4 भेद। और बताइए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है बताइए। रसराज, रसों का राजा या सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। श्रृंगार रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस। अच्छा, रस के कितने भेद होते हैं क्या बताएंगे। सर 9 भेद। भरत मुनि के अनुसार रसों के कितने भेद हैं। 8 भेद हैं। भरत मुनि ने किस रस को रस का भेद नहीं माना। शांत रस को भरत मुनि रस भेद नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ जाइए। शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है बताइए। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, क्या आपको पता है। शिशु प्लस एक क्या शिव सैक लिखा जाएगा। शिव वैक नहीं, शिव वैक्य होता है। शिव वैक, यहाँ लिखा है शिशवैक, शिशवैक नहीं होता, शिव वैक होता है। गौ प्लस इंद्र गवेंद्र होता है,
गवेंद्र, यहाँ गावेंद्र लिखा है, ये भी गलत है। षट प्लस मुख षटमुख ऐसा लिखा जाएगा, षडमुख। आधा ड़ा बनेगा और यहाँ ये भी गलत है। चतु प्लस कपाल चतुर्कपाल, ये सही है। ऑप्शन डी जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो लिखा है ये सही है। चलिए चलिए भैया अगले प्रश्न पर। रचना से प्रश्न है, बहुत शानदार रचना से प्रश्न है कि शिवा बावनी किसकी रचना है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। एक बार आ जाइए, एक बार जुड़ जाइए यूट्यूब चैनल से, एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए कुछ दिनों तक हमारे यूट्यूब चैनल से। आप बेहतरीन तरीके से रात्रि 8 और रात्रि 9 बजे वाली क्लास, दोनों क्लास से जुड़ जाइए। आपको हिंदी किसी भी कहीं से भी नहीं पढ़नी है, फिर यहीं से एक बार कर लीजिए। शिवा बावनी किसकी है, ये भूषण की है, कबीर भूषण की है शिवा बावनी। चलिए, ये प्रश्न लिखा है, उन्मेष किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ सर गलत लिखा है, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। उन्मेष का ऑप्शन, उन्मेष में उत उपसर्ग आता है, उद नहीं। यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं लिखा है। उन्मेष में ई ऑप्शन लिख लो, अपनी मर्जी से लिख लो ई ऑप्शन। उन्मेष में उत उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उन्मेष में उत उपसर्ग है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे बताइए, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है। बहुत शानदार प्रश्न है। आप हमारी 8 बजे वाली क्लास में आ जाइए। बहुत बढ़िया। मछली का पर्यायवाची क्या है। सर मछली को मत्स्य कहते हैं, मछली को मीन भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। मछली का पर्यायवाची मीन होता है। क्या होता है, मीन होता है। और चलिए आगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए, कौन सा शुद्ध है। तो देखिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई नहीं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी नहीं। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये शुद्ध है। हलवाई की एक दुकान है, ऑप्शन डी सही होगा, ये बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन डी। चलिए चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ जाइए। बताइए बताइए, मैं छोटा कर दूं, अब ठीक है। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, जो तत्काल कविता करता हो, तुरंत कविता करता हो, कौन सा कवि कहलाता है। सर जो तत्काल कविता करता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आंसू कवि कहते हैं। और अगले प्रश्न पर चलिए, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। बताइए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। शत्रुता सर, इसमें भाववाचक संज्ञा है। सेना में समूहवाचक संज्ञा है। यश में भाववाचक संज्ञा है। यश कीर्ति होता है ना। सर जातिवाचक संज्ञा किसमें है। मजदूर, मजदूर में जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, संज्ञा के कितने भेद। मुख्य 3, कुल 5 भेद होते हैं। मुख्य 3, कुल 5। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और चलिए चलिए आगे, और अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। बताइए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, क्या आपको पता है। पता है तो बताइए।
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताइए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। अनुनासिक व्यंजन सर प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, बहुत शानदार क्लास है हमारी, बहुत बेहतरीन क्लास है। चलिए बताइए बताइए, अगला प्रश्न बताइए कि जो छा ध्वनि है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सर रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी में सभी टॉपिक करवाएंगे। हमने वर्णमाला से संबंधित टॉपिक करवाया है। आप बताइए। छा ध्वनि सर ये चा वर्ग की आती है, और चा वर्ग किससे बोला जाता है? चा वर्ग तालु से या तालब से बोला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं छा ध्वनि तालब से बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर गाय जातिवाचक है, हाँ। पहाड़ भी जातिवाचक है, आम भी जातिवाचक है, लेकिन यदि किसी का नाम ले लिया जाए यमुना, तो ये व्यक्तिवाचक है। अगर मैं कहूँ नदी में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक, और किसी नदी का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक होती है। यमुना में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए बताइए बाहो क्या है? बाहो में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? नहीं, बाहो में प्रत्यय बताना है। कौन सा प्रत्यय आया है? बहुत शानदार प्रश्न है। बाहो में कौन सा प्रत्यय है? सर प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है, हाँ। तो इसमें आव प्रत्यय है। आवा मत करना, हाव मत करना, वाहो में आव प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा सी। बहुत बढ़िया। और चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? सर क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और आया प्रश्न एक और बेहतरीन प्रश्न, बताइए उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? बताइए। सर उन्मेख कैसा शब्द है? उन्मेख कैसा है? ये तो तद्भव शब्द है उन्मेख, और उन्मेख का तत्सम होता है उन्मेष। उन्मेख तद्भव शब्द है, तत्सम होता है उन्मेष। चलिए चलिए बढ़ जाइए। 23 प्रश्न कंप्लीट हुए, 60 बेहतरीन प्रश्न हैं। क्वेश्चन थोड़े PDF में तिरछे स्कैन हुए हैं। चलिए करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बढ़ जाइए, बताइए देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? बताइए। देव जो महान है अर्थात महादेव। जो देव महान है उसे महादेव कहते हैं। ये शंकर का पर्यायवाची है, अर्थात तीसरा पद प्रधान है। और जिसमें तीसरा पद प्रधान हो वह कौन सा समास है? वह बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि। अच्छा, जिसमें एक पद विशेषण और एक विशेष हो, कर्मधार। जो विभक्तियों वाला समास कौन सा है? तत्पुरुष। जिसका प्रथम पद ही प्रधान हो वही अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। और चलिए 25वां प्रश्न पर, किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है?
परसर्ग कहें, कारक चिन्ह कहें, विभक्ति कहें, एक ही बात है। सर खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। जैसे मैं कहूँ आपने खाना खाया। सर ये बोली का कौन सा रूप है? सर ये खड़ी बोली है, और खड़ी बोली में ही ने परसर्ग लगता है। उसने क्रिकेट मैच खेला, वह राहुल ने आज किताब पढ़ी। तो ऐसे सभी सर खड़ी बोली हैं, और खड़ी बोली में ने परसर्ग का प्रयोग होता है। आंसर सही होगा खड़ी बोली। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। थोड़े प्रश्न तिरछे स्कैन हैं, थोड़ा सा हैंडल करिए। और वाक्य में मिश्र वाक्य नहीं है, पहचानिए। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? बताइए कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? सर एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये मिश्र वाक्य है? बिल्कुल है। एक परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, तो ये भी मिश्र वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी मिश्र वाक्य है। लेकिन डी वाला मिश्र वाक्य नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है। ठीक है, यह वही बच्चा है। मुझे तो सब ये भी मिश्र वाक्य लग रहा है। मिश्र वाक्य तो डी वाला भी है, ये भी मिश्र वाक्य है। ये तो सभी मिश्र वाक्य हैं, डी वाला नहीं। क्योंकि डी वाला जिसे एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो रहा है, तो डी वाला भी मिश्र वाक्य है। फिर कौन सा नहीं है? एक परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है। एक परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है, ये कौन सा वाक्य है? परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। ऑप्शन बी वाला मिश्र नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही कर लीजिए, सही कर लीजिए। ऑप्शन बी वाला मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी सभी मिश्र वाक्य हैं। यही आंसर है इसका, ऑफिशियल आंसर भी यही है, हमने चेक कर लिया है। और चलिए बताइए। पता है तो 27वां प्रश्न। रचनाकार को इनको ऐसे ऐसे मिलाना है। तो मैं आंसर बता देता हूँ, डायरेक्ट आंसर, इसमें ज़्यादा झोल में नहीं पड़ना है। ऑप्शन बी होगा इसका, 27 का ऑप्शन बी होगा। आप अपना मिला लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए 28वां प्रश्न, ये करिए, ये बताइए। पता है तो बताइए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सर इसमें कौन सा छंद है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है, इसमें दोहा छंद है। रहीमदास जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं, इसमें दोहा छंद है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। क्या पूछा गया है, क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है कि ये क्या पूछ रहा है? रंगीन शब्द में, अब रंगीन शब्द कौन सा है? यहाँ पे रंगीन शब्द दिया ही नहीं गया। चलो मैं रंग देता हूँ। रंगीन का मतलब है रंगा हुआ शब्द, तो ये रंगा है, यहाँ पे रंगा नहीं है। ये वाला शब्द आप बताइए। रंगीन का मतलब है उसने रंगा नहीं है। शब्द ऐसे 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 थोड़ा हाईलाइटेड शब्द होना चाहिए था। तो बताइए, हमने अंडरलाइन कर दी। बताइए कुछ में कौन सा विशेषण है? अब आप बता दीजिए कुछ में कौन सा विशेषण है? कुछ में कौन सा विशेषण है? सर कुछ संख्या को बताता है। कुछ बच्चे मतलब संख्या को, और कैसी संख्या? अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ कैसा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तहसीलदार कैसा लिखा जाएगा? सर तहसीलदार कैसा लिखा जाएगा?
क्या आपको पता है? तहसीलदारी, तहसीलदारी। ऑप्शन ए में जो लिखा है तहसीलदारी ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। तहसील हा पे कोई मात्रा नहीं आएगी और रा वाला सा बनेगा। तहसीलदारी, तहसीलदारी। अपकीर्ति कैसा लिखा जाएगा? 31 शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। सर अपकीर्ति कैसा लिखा जाएगा? जो ऑप्शन बी में लिखा है अपकीर्ति वो शुद्ध है। तापे छोटी की मात्रा हो और कापे बड़ी की, तापे छोटी की कापे बड़ी की कहीं नहीं है, सिर्फ बी में है। अपकीर्ति ऐसे लिखा जाएगा। और चलिए आगे, हमारा 32वां प्रश्न है। 60 बेहतरीन प्रश्न हम एक बार फिर आज लेकर आए हैं। चलिए 60 बेहतरीन प्रश्न, चलिए आप बताइए। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इन पंक्तियों में अलंकार कौन है? देखिए, जो आदमी कोई काम नहीं करता है, पापी कभी भक्ति नहीं कर सकता। तो अब पापी उल्टा काम कर रहा है ना, पापी के लिए भक्ति उल्टा कार्य हुआ, विपरीत कार्य। विपरीत कार्य, जो व्यक्ति जैसा है उसके विपरीत कार्य हो रहा है। इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। और हमारा 33वां प्रश्न है, बहुत शानदार। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी लाई, चली गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई, फिरकी सी, हमने बताया था जहाँ सा, सी, से, सरेस के समान पंक्तियों में ऐसे शब्द आ जाएं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और बताइए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है। पेन क्यों नहीं चल रही? अब चलेगी। भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम, जो भारत में पहली बार जिस भाषा ने जन्म लिया, संस्कृत को ही भारत की प्रथम देशज भाषा कहते हैं, क्योंकि संस्कृत ने ही भारत में सबसे पहले जन्म लिया था। ये पहली देशज भाषा है। और 35वां प्रश्न करिए, हमारा बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए, भाषा के शुद्ध रूप को, क्या है प्रश्न? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। यदि भाषा को शुद्ध करना है तो उसके व्याकरण का ज्ञान कर लीजिए। 36 से 40 छोटा सा गद्यांश है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, परेशान मत होइए, 1 से 1.5 मिनट। चलिए, बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना ना रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूल का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक था। चलिए गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न हैं। विस्मित होने का क्या कारण है? वो विस्मित क्यों हो रहा है? विस्मित मीन्स आश्चर्यचकित। सर, तेजी से बदलाव के कारण। तेजी से बदलाव हुआ ना, बचपन के दिनों में तेजी से जो बदलाव हुआ
उसी कारण वह विस्मित है। तेजी से बदलाव। अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, कहीं मत जाइएगा। 60 प्रश्न। दोस्त के पिता क्या काम करते थे? दोस्त के पिता क्या काम करते थे? सर, दोस्त के पिता साइकिल मरम्मत करते थे। क्या करते थे? दोस्त के पिता साइकिल मरम्मत करते थे। और अगला प्रश्न है कि बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? पैसे वाले लोगों के बच्चे। बड़े घरों के बच्चे से मतलब है पैसे वाले लोगों के बच्चे। और आगे बताइए कि समाज में किसका भेद था? समाज में किसका भेद था? अमीर गरीब का भेद था। समाज में किसका भेद था? अमीर गरीब का भेद था। उन दिनों किसका चलन शुरू हुआ था? उन दिनों किसका चलन शुरू हुआ था? जल्दी बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। उन दिनों किसका चलन शुरू हुआ था? अंग्रेजी स्कूलों का। ऑप्शन सही होगा ए, अंग्रेजी स्कूलों का। गद्दान से संबंधित हमारे प्रश्न समाप्त हुए। 20 प्रश्न और बचे हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 60 है। 60 उचित पर्यायवाची बताइए। 41 से 43 पर्यायवाची बताइए। कमल का पर्यायवाची क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए, कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची पुष्प होता है। क्या होता है? कमल का पर्यायवाची पुष्प होता है। चलिए, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सर, इंद्र को क्या कहते हैं? राजा, राज, राजाओं का राजा, राज राज कहते हैं। इंद्र का पर्यायवाची राज राज है। चलिए, भागीरथी किसका पर्यायवाची है? बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 43, भागीरथी किसका पर्यायवाची है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सर ये तो गंगा का पर्यायवाची है। भागीरथी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। और क्या है? 44-45 सही वाक्य बताइए। प्रत्योत्पन्नमति क्या कहलाता है? प्रत्योत्पन्नमति किसे कहते हैं? बताइए। उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों। सर, तो जो तत्काल उत्तर दे सके, क्या इसे कहेंगे? जो तत्काल उत्तर दे सके, या जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हैं, इसे कहेंगे? अब बताइए कौन सा सही होगा? देखिए, ऐसा कवि जो तुरंत कविताएं लिखता हो, तुरंत उत्तर देता हो, वह आंसू कवि होता है। लेकिन जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। आंसर सही होगा डी। आंसर कौन सा सही है? आंसर सही होगा डी। हमारे 44 प्रश्न कंप्लीट हुए। और बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अंगेक्षक का अर्थ क्या है? अंगेक्षक का अर्थ क्या है? क्या पता है आपको? हाँ सर, अंगेक्षक का अर्थ है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंगेक्षक कहलाता है। 46 से 49 त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। बताइए 46वां प्रश्न, कहाँ गलती है पहचानना है। अगर गलती नहीं है तो कोई त्रुटि में टिक लगाइए। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी, कोई त्रुटि नहीं। बताइए, क्या इस वाक्य में कोई गलती है?
सर बिल्कुल गलती है। सीताराम की आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारिणी होना चाहिए, आज्ञाकारी पत्नी नहीं, आज्ञाकारिणी। ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन बी में गलती है। और अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 47, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या इसमें कोई गलती है? प्रश्न नंबर 47 बताइए। सर क्या प्रश्न नंबर 47 में कोई गलती है? बिल्कुल है, तुमने अपनी स्वेच्छा से, ये बी में फिर गलती है। तुमने अपनी इच्छा से होना चाहिए। स्वेच्छा मीन्स अपने, स्वेच्छा का मतलब जानते हैं क्या होता है? तुमने अपनी स्वेच्छा का मतलब अपने आप में अपनी होता है। तुमने स्वयं की इच्छा से, इस स्वेच्छा का मतलब है तुमने स्वयं की इच्छा से। अब स्वयं भी आएगा, यहाँ स्वयं भी आया है, यहाँ अपनी भी आया है, तो स्वेच्छा गलत है, इसलिए इच्छा होना चाहिए, स्वेच्छा नहीं इच्छा। विकल्प बी में गलती है, स्वेच्छा नहीं इच्छा होना चाहिए। और 48वां प्रश्न बताइए, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों, ध्यान से सुनिए, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए? अगर गलती है तो कहाँ पे गलती है? सर 48वां प्रश्न में गलती है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट नहीं, व्यक्ति के सभी कष्टों को, ये होना चाहिए सभी कष्टों को, कष्टों का कोई प्रकार नहीं होता, सभी कष्टों को। ऑप्शन ए में गलती है, ऑप्शन ए में गलती है, हर प्रकार की जगह सभी कष्ट होना चाहिए। और 49वां प्रश्न बताइए, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या इसमें कोई गलती है? बहुत शानदार, हम 60 प्रश्न लेकर आए हैं। किसी का भी एग्ज़ाम देना है, रात्रि 8 बजे जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है रात्रि 8 बजे, और हमारी रात्रि 9 बजे वाली भी क्लास करिए। चलिए सर गलती है, कहाँ है? कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ नहीं, यहाँ होना चाहिए सेना वीरता के साथ, और यहाँ लड़े के जगह लड़ी होनी चाहिए। वीरता के, अच्छा के की जगह तो के होगा, अच्छा के की जगह तो के होगा, वीरता के साथ लड़े की जगह लड़ी होना चाहिए, वीरता के साथ लड़ी। सी वाले विकल्प में त्रुटि है, सी वाले विकल्प में गलती है। 49 प्रश्न कंप्लीट हुए, बस 11 प्रश्न और हैं। चलिए कौन सा शब्दालंकार नहीं है? बताइए सर, उपमा अलंकार शब्दा नहीं है, ये कैसा है? अर्था है। उपमा अलंकार शब्दा नहीं है, ये अर्था अलंकार है। और आगे चलिए कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी ने किस रस में रचनाएं लिखी हैं? सर वैसे तो बिहारी जी ने हास्य रस में, करुण रस में, शांत रस में, श्रृंगार रस सभी में लिखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि थे। मुख्य रूप से बिहारी जी श्रृंगार रस के कवि थे। और आगे बताइए, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है बताइए? जल्दी से जवाब दीजिए। हवा में हस्ताक्षर, सर ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। इन्हें 2009 में हवा में हस्ताक्षर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी। और 53वां क्वेश्चन बताइए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? बताइए। छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? सत्रा मत लगाना। देखिए ये वर्ड किन दो व्यंजनों से बनता है? हलंत का प्लस सा से। रट लीजिए क्वेश्चन को। यदि पूछा जाए छा किस वर्ड के बाद आता है तो बताना का के बाद, और किससे पहले आता है तो सा से पहले। तो हिंदी शब्दकोश में छा वर्ड
का के बाद आता है। हलंत नहीं लगा कोई बात नहीं, सिर्फ का है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें का लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए सही होगा, का के बाद आता है। और चलिए आगे बताइए देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है। सर देवताओं के देवता है ना, देवासुर। देवासुर देवताओं के देवता इंद्र को कहा जाता है। देवासुर में बहुब्रीहि समास है। देवासुर में बहुब्रीहि समास है। और अगला प्रश्न बताइए कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न बताइए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, अनुक्रम कौन सा ठीक लिखा है। 56 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं, बहुत शानदार। 8 बजे आइए, क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। जो आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हो उस पर जो लोग एग्ज़ाम हिंदी अच्छी करना चाहते हैं हमारी क्लास उन तक पहुंचाने में मदद करिए, क्लास को शेयर करिए। शुद्ध वर्तनी सर अनुक्रम कैसा लिखा जाएगा। ऑप्शन बी में जो अनुक्रम लिखा है ये शुद्ध लिखा है, ऑप्शन बी में अनुक्रम। और आगे बताइए घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। सर इसका संधि विच्छेद होगा घोड़ा दौड़। घुड़दौड़ का मतलब है घोड़ा दौड़, घुड़दौड़ का मतलब क्या है, घोड़ा दौड़ है। और 58वां प्रश्न कि किस शब्द में प्रत्यय लगा है। प्रत्यय वाला शब्द बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, शेयर कर दीजिए। लोगों को जिनको ज़रूरत है हिंदी की बेहतरीन क्लास की उन तक हमारी क्लास पहुंचाइए, उनकी भी मदद हो सके, आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो सके। भेजिए ऐसे लोगों को हमारी लिंक शेयर करिए। चलिए हमारी वीडियो को शेयर करिए। चलिए कौन सा शब्द में प्रत्यय लगा है। सर जादूगर में गर प्रत्यय है। जादूगर शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, गर प्रत्यय। और चलिए 59वां क्वेश्चन है, 59वां हमारा टेस्ट समाप्ति की ओर है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है। सर स्टेशन किस भाषा का शब्द है, क्या आपको पता है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है। सर स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी। और आज का आखिरी प्रश्न है कि अबकारी शब्द होता है। अबकारी शब्द कौन से होते हैं। सर जो शब्द बदले ना, जिनके एक वचन बहुवचन ना बने, जिनके लिंग ना बने, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना बने, वह अबकारी है। और अबकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। हमारे 40-60 प्रश्न सही कंप्लीट हुए। बेहतरीन मॉडल पेपर था। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोग जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ये आपका कर्तव्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए क्लास को, ये आपकी ड्यूटी है ताकि और लोगों की मदद हो सके। चलिए अभी आ जाइए थोड़ी देर बाद रात्रि 9 बजे वाली क्लास में नया टॉपिक कोई पढ़ाऊंगा मैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए इस क्लास में हम लोग कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ इसी समय 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।